नमस्ते दोस्तों। प्रेमचंद्र जी की अगली कहानी गुल्ली डंडा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे अंग्रेजी दा दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोट-पोट हो जाता है। जी चाहता है इनके साथ जा कर के खेलने लगूँ। न लॉन की ज़रूरत, न कोर्ट की, न नेट की, न थापे की। मज़े से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान बहुत महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता। यह गुल्ली डंडा है कि बिन हर्ट फिटकिरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों में से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूल में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फीस की दी जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल के लिए हैं जिनके पास धन। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फूट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त भी ऐसे हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली की ही सब खेल अच्छे लगते हैं और बचपन की मीठी स्मृतियाँ में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचले की प्रदर्शन की अभिमान की गुंजाइश ही न रहती थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियां पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है न खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, और उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, पर उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़ लगाकर स्वागत करते थे और उसे अपनी गुइयाँ बना लेते थे। एक दिन हम और गया 2 ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रहते थे। पदना पदाना 1 मिनट का भी अखड़ता न था। मैं गला छुड़ाने के लिए सब चारे चली और ऐसे अवसर पर शस्त्र विहीन न होने पर भी क्षम्य हैं, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। गया ने मुझे दौड़ाकर पकड़ लिया, डंडा तान कर बोला, मेरा दाव देकर आओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने में बेर क्यों भागते हो? तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं? हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। न खाने जाऊं न पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लेंगे। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया था तब मैंने खाया। मैं तुमसे मांगने थोड़ी ना गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे तब तक दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। मैं कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है?
भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसने मुझे दाव लेने का क्या अधिकार? रिश्वत देकर तो लोग खून बचा लेते हैं, यह मेरा ये अमरूद क्यों न हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद शमरूद मैं नहीं जानता, मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं 2-1 चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका, भागा। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट को भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जाति के लौंडे के हाथों पिट गया। यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। उन्हीं दिन पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला, अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियां से घराव जैसा लगाव हो गया। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता, लड़कों से जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होंगे, ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतरा रही थी मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूँ। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। क्या समझे बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा हो रही थी, मानो कह रहे थे तुम भगवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजाड़ू ग्राम में ही जीना है और मरना है। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का एक दौरा करता हुआ उसी कस्बे में जा पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन में उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम का सिवा वहाँ और कुछ परिचित न था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, अब बरगद का पुराना पेड़ था, वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक आँख खुली हुई जगह पे मैंने 2-3 लड़के को गुल्ली डंडा खेलता देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने आप को भूल गया और उस अवसर को भी भूल गया। साहबी ठाठ में, रोब अधिकार में मैं इस आवरण में जाकर उन लड़कों से पूछा, क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार। मैंने यूं ही कहा, हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है, जरा उसे बुला करके तो लाओ। लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव के साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहा तो उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया। हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मज़े में रहें, बहुत मज़े में। तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइंस हूँ। मतई, मोहन, दुर्गा, यह सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बड़े जेहन में थे, अब गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्यों खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम पदाना, हम पदेंगे।
तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप न थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती में दूर जाकर खेलेंगे, एकांत में खेलेंगे। वहाँ कौन देखने वाला बैठा होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेंगे और खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठाकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी मैं उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न देखा। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें हमारी कभी याद आती थी गया? सच कहना। गया झेपते हुए बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तन कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाओ। वाह वह मेरे बल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह न अब आदर सम्मान में पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील आगे निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीतमाल फैला हुआ था, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमरे बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली बना लिया और डंडा बना लिया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। वह वहीं गया जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आप जाकर बैठ जाती थी, वह दाहिने बाएं कहीं हो गुल्ली उसकी हथेलियों में जा पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाला देता था। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियाँ को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरा कर रहा था। हूच जाने पर डंडा खेले जाता के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगाता। गया यह सारी बेकदरियाँ देख रहा था, पर कुछ न बोलता, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती नहीं थी। कभी दाहिने जाती थी, कभी बाहें जाती थी, कभी आगे कभी पीछे। आध घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट न किया। न लगी होगी। डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करते? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा था। गधा है, सारी बातें भूल गया है। सहसा गुल्ली फिर डंडे में आ लगी। इतने जोर से लगी बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सच को झूठ बताने की चेष्टा करो। मेरा हरज ही क्या है? मान गया तो
वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदना ही पड़ेगा ना। अंधेर में बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दाव देने आएगा। गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकल गया, इसका मुझे खुद आश्चर्य हुआ। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बतलाना। हम दोनों ने गुल्ली डंडे में जोर लगाते देखा, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय किया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय रहेगा, यह न जाने कितनी देर पदावे, इसलिए इसे वक्त मुकम्मल साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना गुल्ली सूझेगी नहीं। मैंने कहा, कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टाँट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुँच गया। 1 मिनट में कम से कम वह दाव पूरा कर चुका था। बेचारा घंटा भर पदा कर 1 मिनट भी अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो, तुम पहले ही हाथ में हुँच गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया, तुम्हारा अभ्यास छूट गया। क्या कभी खेलते नहीं? गया ने कहा, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? अब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाना। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमी की मंडली थी। कई लड़के मेरे लड़कपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाँड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी, आज उसने पौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लोक की थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर मैं डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में न था, पर दूसरे के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था। जब हम सब भूलकर खेल में मस्त हो जाते हैं, तब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई थी। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब तो उसका समकक्ष था, हमें कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। तो दोस्तों, प्रेमचंद जी की यह बहुत ही सुंदर कहानी मैंने आपके सामने रखी। मुझे सपोर्ट करने, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको अगली कहानी कौन सी सुननी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।